नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ आज की इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं हर्ष कुमार जी। तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। स्वागत है आपका हर्ष जी। धन्यवाद, नमस्कार। तो ये बताएं, आजकल थोड़ा नवाबों पर और ये जो भाड़े के जो पुराने हुआ करते थे, उनके ऊपर क्या समस्या आई हुई है? हमारे बेचारे फंस गए आपके मित्र सैफ अली खान, उनकी 15,000 करोड़ की संपत्ति चली गई एनिमी प्रॉपर्टी में। और उधर नसीरुद्दीन शाह और उनके भाई जमीरुद्दीन शाह वो जोर जोर से उछल रहे हैं कि साहब देखिए, देश बड़ा असहिष्णु हो गया है और देश में अब वही पुरानी बातें कि साहब रहने लायक नहीं रहा है। हम तो कब से कह रहे हैं कि भाई निकल जाओ, रहने लायक नहीं रहा है तो हाँ, हाँ, हाँ। तुम्हें तो कहाँ नहीं, दिक्कत नहीं। है। अभी तो दुबई ने बल्कि अमीरात ने 23 लाख रुपए में परमानेंट रेजिडेंसी दे रहे हैं। 23 लाख रुपए क्या है तुम्हारे लिए? चिल्लर। अच्छा, सस्ते में और हम क्या? भी ले लेते हैं सर। क्या दिक्कत है? बड़ा सस्ता मिल परमानेंट रहा है वहाँ पर। रेजिडेंसी फॉर अच्छा। 23 lakhs ओनली। पहले नसीरुद्दीन शाह की बात करते हैं। नसीरुद्दीन हम्म। शाह का दरअसल क्या था कि जो दिलजीत मतलब दोसांझ आपके वाला बगल का ही मामला। तो है, सरधाना का ही तो रहने वाला जी, है। जी, 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 जी। हाँ, इधर के ही हैं, ये सरधने साइड के ही हैं। जी। हाँ। तो ये जो दिलजीत दोसांझ वाला मामला हुआ ना, सरदार जी 3 उसकी पिक्चर जो आई, उसमें हम्म। वो हानिया आमिर जो पाकिस्तानी अभिनेत्री है, उसकी वजह से वो इंडिया में तो रिलीज हुई नहीं, बाहर रिलीज हो गई वो। तो उसे लेके नसरुद्दीन शाह ने फेसबुक पे पोस्ट लिखी थी, अभी 5-6 दिन पहले। और उसमें ये हम्म। लिखा कि यार ये तो वो भारत नहीं है जिस भारत की हमने कल्पना करी थी, और फिल्में बैन की जा रही हैं, ऐसे रोका जा रहा है। मैं दिलजीत दोसांझ की तरफ हूँ, और मेरे तो बहुत सारे मित्र पाकिस्तान में रहते हैं, बहुत अच्छी तरह से मेरे से मिलते हैं, और मुझे बार बार ये कहा जाता है कि साहब आप पाकिस्तान चले जाओ, हम तो यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे। तो उस पोस्ट को फेसबुक ने इसकी टेक डाउन कर दिया, नीचे ले लिया। अब इसका ये कहना है कि ये बीजेपी आईटी सेल वालों का काम है, इन्होंने हटवाई मेरी पोस्ट वो, क्योंकि उसमें खुलेआम बीजेपी और इस पे लिख दिया था, बीजेपी वालों को हम्म। गुंडा बता दिया था, कुछ इस तरह की भाषा उसमें इस्तेमाल की गई थी। हम्म। तो उसके बाद ये विवाद शुरू हुआ और नसीरुद्दीन शाह ने इंडियन एक्सप्रेस वालों से अप्रोच किया कि भाई मैं लेख लिखना चाहता हूँ, इन ऐसे सब लोगों का जो पीड़ा हरण है वो वहीं पे होता है, इंडियन एक्सप्रेस भी, क्योंकि वो सबके जितने भी लोग हैं दाएं बाएं के, कोई भी है अपनी बात कहने के लिए, वो सबके लिए तैयार रहता है। तो उसमें हम्म। उसने वो फेसबुक पोस्ट का भी अपनी जिक्र किया, और फिर ये सारी बातें भी उसने कही हैं कि भाई हम तो इतने समय से यहाँ रह रहे हैं, और इस देश में हमने कभी सोचा नहीं था ऐसी परिस्थितियां होंगी, मुसलमानों को ऐसे किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, फलाना किया जा रहा है, बहुत सारी इस तरह की बातें कही। बल्कि उसमें नसीरुद्दीन शाह की पोस्ट को लेके एक विकास सारस्वत हैं, हाँ आप हाँ, है शायद ना विकास जानते हैं। सरस्वत, हाँ जी, जानते हैं जी। बिल्कुल। उन्होंने, विकास सारस्वत ने एक बहुत अच्छी पोस्ट लिखी, और उनको उसको कोट करते हुए उन्होंने लिखा कि बहुत बढ़िया था, हिंदुस्तान जब तक मीनाक्षीपुरम में धर्मांतरण कराया जा रहा था, अजमेर में हम्म। महिलाओं के साथ बलात्कार किए जा रहे थे, और हम्म। कश्मीर से हिंदुओं को भगाया जा रहा था, जब तक तो भारत बिल्कुल सही था। हम्म। ये अभी गलत हो गया भारत। तो उन्होंने तब उसे जम पे नसीरुद्दीन पेश। शाह के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला था। नहीं, अब नहीं निकले। आप बताइए ना, ऑपरेशन सिंदूर पे क्या बोला था ये नसीरुद्दीन शाह? उस समय कोई बयान आया था क्या इसका, ना, जब पहलगाम की कभी घटना हुई थी? पाकिस्तान पे नहीं बताइए। बोला, ऑपरेशन सिंदूर पे नहीं बोला, और पहलगाम पे नहीं बोला। पहलगाम पे नहीं बोला। और ये जो तीनों बातें बताई हैं आपके, कश्मीर से हिंदुओं के निकाले जाने पे कभी नहीं बोला, अजमेर कांड पे कभी नहीं बोला, और मीनाक्षीपुरम पे नहीं बोला जी। मीनाक्षीपुरम पे कभी नहीं बोला। उस समय तो परचम लहरा रहा था साहब। तब तो इस्लाम का गलबा हो रहा था, गलबा इसको बोलते हैं ना, इस्लाम गालिब हो रहा था। जब इस्लाम का गलबा होता है तब तो ये सब लोग बहुत खुशी मनाते हैं कि ये देखिए, हमारे हुजूर ने जो कहा था वो सच हो रहा है और आखिरकार दुनिया को इस्लाम में ही तब्दील होना है। वैसे इनके जो पूर्वज हैं उनके बारे में जानते हैं आप? नहीं, बताइए आप, आपको कुछ ज्यादा जानकारी होगी। इसका पूर्वज एक अफगानिस्तान का दगाबाज था। जब एंग्लो अफगान वॉर हुआ, एंग्लो अफगान वॉर हुआ तो उसमें इसका जो पूर्वज था, एक नाम था उसका, अफगान था, जां फिशा खान। अच्छा। तो वो अंग्रेज़ों के साथ मिल गया
तो जब अंग्रेज वहाँ से भगाए गए तो वो भी साथ आ गया, क्योंकि वहाँ तो मार देते, आप जानते हो अफ़गानों का जो कोड है उसमें तो। हुँ, और यहाँ इसको सरदना की जागीर दे दी गई, हुँ। और सरदना की जागीर देने के बाद भी 1857 में फिर ये अंग्रेजों के साथ लड़ा, भारतीयों के विरुद्ध। हाँ, ये तो दगाबाज लोग हैं। ये तो इनका इतिहास है, तो जब इनका इतिहास ऐसा है, तो फिर तो ये जो कर रहे हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है। मुझे तो आश्चर्य ये होता है कि इसका जो भाई है ज़मीरुद्दीन खां, वो तो लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया उसको सरकार ने। उस हमारे भारतीयों को भी बुद्धि नहीं है यार, कैसे-कैसे लोगों को कहाँ-कहाँ पहुँचा देते हो। वैसे अब तो सुनने में आ रहा है कि आर्मी में इस चीज़ को लेके बड़ा रिस्ट्रिक्शन है, और इन्हें जो इस टाइप के लोग होते हैं, चूँकि आर्मी वालों का जब रिक्रूटमेंट होता है तो वो तो जो सीआईडी है वो सब जाँच कराते हैं उसमें, वो बहुत तह तक हुँ। पहुँच जाते हैं, कई-कई पुरानी किस पुश्तों तक पहुँच जाते हैं। तो ऐसे लोगों को उसमें निकाल देते हैं ये। अब नहीं हो पा रहा है ऐसा, ये पुराने समय के हो रखे हैं सब, 50-60s के दौर के, जो सब ये टॉप नेहरू इस पोज़ीशन। नेहरू हाँ, नेहरू जी के हाँ, उस समय के हो रखे हैं। अब आप देखो ले ना, अब कौन नेहरू लेफ्टिनेंट जनरल बन रहा है इनमें से? बताओ ज़रा एक आध कोई, कुछ नहीं पहुँचता कोई। मेजर कैप्टन मुश्किल ही है, बहुत बहुत कम लोग हैं। तो उसमें सब चीज़ें में उसमें निकाल देते हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो यही बात है लेह नसीरुद्दीन लेह शाह की। नेहरू जी, आपके यहाँ भी लेहड़ू बोलते हैं क्या बैलगाड़ी को? नहीं, हमारे यहाँ हमारी नहीं। तरफ बैलगाड़ी जो होती है ना, वो थोड़ी-सी लंबी वाली जो अच्छा। होती है, उसको लेहड़ू बोलते हैं। हमारी तरफ तो वो स बैलगाड़ी चलती ही नहीं थी सर। हमारी तरफ तो वो भैंसा बुग्गी, झोटा बुग्गी जिसे कहते हैं, वो चलती थी। अब तो वो भी अच्छा, बंद होगी, अच्छा, अच्छा। सबके यहाँ ट्रैक्टर हो गए। छोटे-छोटे हुँ, ट्रैक्टर आ गए, वो छोटे वाले जो ट्रैक्टर आए हैं ना, उन्होंने तो हुँ, बिल्कुल ही सब खत्म कर दिया। वो चारा-वारा लेने के लिए किसान अब छोटे ट्रैक्टरों का इस्तेमाल करने लगे। तो उसकी ज़रूरत ही नहीं, उसी के पीछे ट्रॉली जोड़ो, खेत में ले जाओ, छोटे वाले ट्रैक्टर के। ये चल गया अब तो। तो इसलिए लेहरू जी हम बोलते हैं। हम कहना सोच रहा हूँ लेहरू जी की जगह लेहड़ू जी कर दें तो ज़्यादा ठीक है। वो लेहड़ू थे, उसी उसी लेहड़ू पे बैठ के सब कुछ चलता था। हाँ, और बैलगाड़ी ये टाइप ही थे। साथ बुद्धि-वुद्धि तो थी नहीं। हाँ, ये उसी उसी समय की बात है। ये सब सब जो है सीनियर उस पे चले गए, और मेरा तो मानना है सर, ये जो होता है ना, ये जो इन्हें बांग्लादेश और यहाँ पाकिस्तान और इन आस-पास के कंट्रीज़ के अधिकारियों को आईएमए वगैरह में ट्रेनिंग होती है, ये भी बंद होनी चाहिए सर। ये पता नहीं क्यों, ये कब तक चलती रहेगी, ये पुराने ज़माने की। आप बताइए, अच्छा क्या क्यों क्यों ये दें क इन्हें हम ये ट्रेनिंग? कर्ण बत्रा, सॉरी कर्ण थापर का जो बाप था, हाँ, उसको इन्होंने आर्मी चीफ बनाया था। वो चाइना वॉर के टाइम पे वो आर्मी चीफ था। अच्छा? हाँ। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस जो थे, जो प्रोफेशनल जो काम करने होते थे, उसके लिए भी लेहड़ू जी से बात करता था। तो लेहड़ू जी बताते थे कहाँ पे आपको मोर्चा लगाना है, और कहाँ पे आपको मशीन गन अच्छा। रखनी है, और कहाँ पे और नेचुरली उसके बाद ये होना ही था। लेहड़ू जी ने चाइना वॉर में एयर फोर्स का इस्तेमाल नहीं होने दिया। तो भाई कईयों ने कहा, बाकी तो खैर प्राणनाथ थापर जैसे लोग थे, उनका तो बोलने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेहड़ू जी जो चाहें वो पहले जो उनके मन में होता था उसको पढ़ लेते थे, यही उनकी जो है वो काबिलियत थी। और प्राणनाथ थापर के जो पिताजी थे, वो तो और भी कौन से थे, वो राय बहादुर कुंजीलाल थापर। वो तो भगत सिंह के प्रोसिक्यूशन में शामिल थे। हुँ, भगत सिंह को फांसी दिलवाई थी उन्होंने। तो ऐसे-ऐसे महान लोग जो थे वो लेहड़ू जी के अंतरंग थे। हुँ, तो उन्हीं लेहड़ू जी ने ये आपके ज़मीरुद्दीन खान जैसे लोगों को आगे बढ़ाया। और लेहड़ू जी ने नहीं तो लेहड़ू जी की बिटिया ने, वो कम थी थोड़ी थी। हुँ। सब कुछ पाकिस्तान बांग्लादेश को लौटा दिया जो थे हमारे 3000 सैनिक मरे और इतना सब हुआ, और हमें तो उठा के सब। हमें तो ध्यान है कि हमने जब हम छोटे थे, स्कूल में पढ़े थे, उन दिनों यासिर अराफ़ात के साथ बड़ी हाथ मिलाती थी वो। यासिर हाथ अराफ़ात अक्सर आते। गले मिली हाँ, थी, गले गले। हाँ, हाँ। बड़ी चर्चाएँ हुई थी, तस्वीरें छपी थी, वो और यासिर नैम अराफ़ात की जो है उनका मीटिंग थी, फेवरेट। आपको ध्यान हो, नैम, NAM, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट अच्छा। की जो मीटिंग थी, उसमें बाकायदा। हाँ, गुट निरपेक्ष की, हाँ जी। ओह! गुट निरपेक्ष। तो ख़ैर अच्छा, दूसरे आपके नवाब साहब का क्या हो गया?
नवाब साहब का सब यह है कि ये वही, आप तो पता आपको है कि पता है वो नवाब शत्रु साहब के जो संपत्ति। पूर्वज थे वो भी अफगानी भाड़े के सैनिक थे। हम्म, अच्छा। नहीं, मैं तो इस बात से बड़ा आश्चर्यचकित हूँ साहब कि आप देखिए कि कितने समय से इन लोगों ने इतनी प्रॉपर्टीज और सब दबाई हुई हैं और उस पर कुछ हो ही नहीं रहा था आज तक। ये तो 2017 में जो थोड़ा सा इन्होंने संशोधन किया उसके बाद ये सारी चीजें शुरू हुई हैं। और ये तो इनका पारिवारिक मामला था कि वो जो इसकी दादी थी सैफ अली खान की, वो चली गई पाकिस्तान ब्याह के और उसकी सारी प्रॉपर्टी इनकी हो गई। तो उसके बाद अब जो सारी चीजें चल रही थी उसमें ये जो इनका वो हमीदुल्लाह क्या थे इनके जो इनकी नाना नाना नाना। दादी के, हाँ, फादर, उन्होंने जो है ये उनकी प्रॉपर्टी पे ये थे सारे के सारे। तो उनके परिवार के जो और लोग थे उन्होंने 25 साल पहले इस पे क्लेम किया कि भाई सैफ अली खान और इसकी फैमिली, शर्मिला टैगोर, इन सबको ही क्यों मिले ये प्रॉपर्टी। हमारे हमारे भी तो दादा थे, वो अगर इनके नाना थे तो हमें भी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए। तो आपस में इनका जब क्लैश हुआ तब ये सारी चीजें निकल के सामने आई और फिर ये तो मामला शत्रु संपत्ति का तो था ही। बताया जाता है कि ये इसमें से टोटल इसका जो असेसमेंट है ये 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी साहब। और इसमें तो 15,000 जो मेरी जानकारी है, कोई एक भोपाल में इनका कोई पटौदीज का वो भी था, एक महल, उसमें कोई 5 स्टार होटल भी दे रखा है, फ्रेंचाइजी पे इन्होंने चला रखा है, जहां पे ये सैफ अली खान वगैरह कभी गए नहीं आज तक। हाँ हाँ, मैं गया हूँ उस होटल में। अच्छा, और अच्छा। इसके पूर्वज का नाम था फैज तलब खान। वो अच्छा। एक बड़ेच जो कबीला होता है उसका एक ये बंदा था। और ये भी एंग्लो मराठा वॉर में, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में ये अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ा था। तो आप देखो, आप धोखेबाजों की कमी थोड़ी है। तो सर और यही तो बात है, ये प्रॉपर्टी इतनी सर कहाँ से आई है? ये क्या प्रॉपर्टी अपने साथ लेके आए क्या कहीं से सर? ये ऐसी तो मिली हुई है, अंग्रेजों के ब्रिटिश टाइम में ही तो सब इन्होंने हथियाई है, ये सब की सब। ले लो भाई जितनी मर्जी लेनी है। हाँ, ऐसे कहाँ से ये कोई बना खरीदी मंसूर थोड़ी है अली, इन्होंने। मंसूर अली खान की जो वालिदा थीं, यानी सैफ की दादी, वो हाँ, हाँ, हमीदुल्लाह खान की बेटी थी। वही तो कह रहा हूँ सर। आबिदा सुल्तान क्या नाम था उसका, उसी की तो हाँ, तो प्रॉपर्टी पे चल रहा था। वो मज़े की बात ये है कि हमीदुल्लाह खान ने वारिस बनाया था अपनी बड़ी बेटी को, जो चली गई हाँ, पाकिस्तान। हाँ, इसकी दादी। हुँ, अच्छा, ये लोग सब लोग जो थे, ये बात तो करते रहे आपकी इसकी शरीयत एक्ट की। 1937 में शरीयत एक्ट था। आपको शायद ध्यान हो या ना हो, शरीयत एक्ट में एक बड़ा बढ़िया क्लॉज़ है कि हम्म, शरीयत एक्ट में तलाक-वलाक के ऊपर तो सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरफ़ा थोप दी गई हैं महिलाओं पे। हम्म, लेकिन उसमें से एग्रीकल्चर लैंड को बाहर कर दिया गया। अच्छा। ठीक है साहब। हम्म, दूसरा उसका जो सेकंड क्लॉज़ है, उसमें क्या कहा गया है, उसमें ये कहा गया है कि साहब कि ये गार्डियनशिप और इनहेरिटेंस, लेगेसी, हम्म, एस्टेट, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये शरीयत में तब आएँगी जब आप उसको फ़ॉर्मली अडॉप्ट करोगे, अच्छा। वरना नहीं लागू होंगी। हम्म, हमीदुल्लाह खान ने अडॉप्ट नहीं किया, क्योंकि अगर हमीदुल्लाह खान शरीयत को अडॉप्ट कर लेते, तो फिर ये जो इनकी प्रॉपर्टी थी, ये बेटियों को थोड़ी जाती, फिर वो चली जाती इनके भाई-वाई जो थे इनके। भाई भाई थे, हाँ, जो आबिदा के भाई थे, मतलब दूसरे हाँ, चचेरे भाई हाँ, वगैरह सब। हाँ, तो वो हम्म, उनके चाचा को, चचेरे भाइयों को, कि उसमें तो इस तरह से बँटता है शरीयत के हाँ, हिसाब से, हाँ, हाँ, आपको पता है। हाँ, 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 तो इन्होंने ये नहीं किया और इन्होंने जो है बाद में कोशिश की कि साहब कि ये बड़ी बेटी उधर चली गई, तो जब बड़ी बेटी भी उधर चली गई, बाद में उसका वहाँ भी तलाक हो गया। और उसने यहाँ की सिटीजनशिप भी छोड़ दी थी अच्छा, इंडिया की। और उसका जो हस्बैंड था, वो तो ये था ना, वो आपका साहिबजादा याकूब खान। अच्छा। वो तो बहुत बड़ी पोजीशन पे था, मंत्री था, शायद फॉरेन मिनिस्टर भी था पाकिस्तान का। तो फिर क्या हुआ कि उसने सिटीजनशिप वगैरह छोड़ दी।
और अब उसको एनिमी प्रॉपर्टी भी डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, ये एक बात और भी है, आपको शायद ध्यान हो या ना हो, लोग निज़ाम को कहते हैं कि साहब निज़ाम को ज़बरदस्ती लिया गया। जो आखिरी प्रिंसली स्टेट जो थी, जिसने भारत में आना कबूल किया, वो निज़ाम नहीं था, वो भोपाल था। अच्छा। भोपाल जो थी वो अंतिम स्टेट थी जिसने भारत में सम्मिलित होना स्वीकार किया। वो भी तब जब दिल्ली में दंगे होने लगे और इनकी प्रॉपर्टी वगैरह पे हमला हो गया, तो इन्होंने जब सरदार पटेल से दरख्वास्त की कि साहब की कुछ हमारी मदद कीजिए, उन्होंने कहा तुम्हारी क्या मदद करें, तुम तो आज तक जो है तुमने कोई अपनी नहीं हमारे स्टेटमेंट साथ। नहीं मर्ज की। वही ऐसा। तो हाँ, ऐसे गद्दार लोग जो मजबूरी हैं में। वो, उनको भी जब हमारे भारतीय लोगों का दिल कितना बड़ा है कि ऐसे गद्दारों को भी, फैज़ तलब खान के वंशजों को और जहाँ फिशा खान के वंशजों को, जो दोनों गद्दार थे, प्राणनाथ थापर के वंशजों को, जो स्वयं और उसका उसने तो गद्दारी तो क्या की, उसने तो जिसको कहें कि भारत को हरवाया, उसका बाप गद्दार था। इसका वो कर्ण थापर जो है वो यहाँ का हीरो बना हुआ है। ऐसे कितने सारे लोग हैं, आप देखिए। सारे हीरो बन गए। सैफ अली खान, मंसूर अली खान पटौदी, यंगेस्ट टेस्ट कैप्टन, जो कभी टेस्ट मैच नहीं खेला, पहला मैच खेला कैप्टन के तौर पे खेला। पता नहीं पहले भी कैसे चलता था बीसीसीआई में। लंदन में रहता था, यहाँ इंडिया में रहता नहीं था, बस काउंटी में खेलता था तो सीधे कैप्टन बन गया। बताओ, रिकॉर्ड है यंगेस्ट उसके कैप्टन नाम। था वो। जी, रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड नहीं टूटने वाला किसी से भी। 21 साल की 24 साल में बन कैप्टनसी गया था। दौर में। ये शुभमन गिल जो है ये 25 में बना है। हाँ, तो मैं ही तो कह रहा हूँ कि वो तो रिकॉर्ड कभी नहीं टूटेगा सैफ अली खान का भाई, उसका मंसूर अली खान पटौदी का। इतना यंगेस्ट तो कोई पहुंच ही नहीं पाएगा। लड़कों को 2-4 साल तो लगते ही हैं, कितने भी टैलेंटेड हो। तो मतलब आप देखें ना कि ऊपर से नीचे तक इनका पूरे सिस्टम पे एक तरीके से आधिपत्य था। कोई बेदखली करने वाला कोई था नहीं इन्हें। और नसीरुद्दीन शाह को तो शर्म आनी चाहिए साहब। इस देश में जितने जितना जितने अवार्ड इसे मिले, ओमपुरी पे तरजीह दे के इसे अवार्ड दिए गए। ओमपुरी और ये पैरेलल चलते थे उस समय, आपको याद होगा। तो ओमपुरी ओमपुरी को तो एक आदि मिला है बेचारे को नेशनल अवार्ड, सारे नसीरुद्दीन शाह ले जाता था ये। आज ये सवाल उठाते हैं दूसरों पे। अब पूरे के पूरे लव जिहादी हैं। शादी हाँ रत्ना पाठक से की, लड़के जी, सारे, बच्चे सारे मुसलमान हो गए। सारे फिर मुसलमान हो कहते गए, हैं कि नाम भी मीडिया उनके साहब। ऐसे ही रखते हैं। हाँ, तो लॉजिक नहीं है। इनकी नवाबी जो है वो बड़े खतरे में है। दूसरे कांग्रेस के नवाब साहब वो एक विनोद शर्मा जी हैं, उनको चित्रा त्रिपाठी से क्या समस्या है? आप तक भी पहुंच गई ये खबर। ये खबर बड़ा पहुंच गई दिलचस्प सा साहब। मामला है। मैंने देखा, आपने तो बड़ा विनोद शर्मा के ऊपर कार्यक्रम भी किया है बड़ा एक। जी 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 जी, वो दरअसल वो तो हमारा तो काफी वो काफी सेगमेंट वायरल भी पॉपुलर हो रहा है। है वो। जी, बहुत अच्छा चला वो, और लोगों ने उसकी तारीफ भी की। और पत्रकार लोग बड़े खुश हैं उस बात से। देखिए उसमें क्या था सर, दिक्कत ये थी कि ये चित्रा त्रिपाठी जी जो हैं वहां पे गई हुई थी अभी बिहार के चुनाव के सिलसिले में कुछ इंटरव्यू वगैरह करने, तेज प्रताप यादव वगैरह का। तो कार्यक्रम हो रहा था वहां पे, कोई बिहार सम्मान समारोह कुछ इस तरह से, वहां ऊर्जा स्टेडियम है जो बना हुआ है इंडोर, उसमें कार्यक्रम हो रहा था। आरिफ मोहम्मद खान उसमें गेस्ट थे, चिराग पासवान भी उसमें चीफ गेस्ट थे। तो उसमें आयोजकों ने, चित्रा त्रिपाठी वहां गई थी, उसे वो बिहार सम्मान गौरव क्या है उस तरह का कोई पुरस्कार था उनका, वो दे दिया, जैसे किसी को सम्मानित कर देते हैं। अब बहुत सारी एसोसिएशन और वो होती हैं बॉडीज जो वो करती हैं, वो ट्रेडर्स का कोई प्रोग्राम था, जो वहां के व्यापारी हैं उनका कोई प्रोग्राम था, उन्होंने कर रखा था। तो उस बिहार की पे है जो क्या है, वो? नहीं नहीं नहीं, वो तो गोरखपुर की है। लेकिन आप समझे ना, गोरखपुर और बिहार में फर्क भी तो कुछ नहीं है सर। वो उसकी भोजपुरी उसका बोलती हैं। तलाक भी हो गया है अभी तो। हाँ जी हाँ, वो तो कई महीने की पुरानी बात हो गई। वो पुरानी बात है, लेकिन उसके उसके पति का भी तो बड़ा कलरफुल लाइफ थी अरे उसकी। वो तो कंट्रोवर्शियल आदमी है। वो तो बड़ा कंट्रोवर्शियल आदमी है, हाँ। तो क्या नाम खैर, था, गुप्ता, गुप्ता नाम है कुछ तो। अतुल अग्रवाल था। अतुल अग्रवाल। जी जी। तो उस कार्यक्रम को लेके इसने ये टिप्पणी की, जो उसका ट्वीट था विनोद शर्मा का, कि एक औसत दर्जे की एंकर को ये पुरस्कार दिया जा रहा है, और फैशन शो करती हैं जो इस तरह का। अभी क्या था कि वो अपने बेटे के साथ इंडोनेशिया बाली गई थी घूमने के लिए। अब डिवोर्स हो गया तो बच्चे की जिम्मेदारी उसके ऊपर है।
तो वहाँ घूमने के लिए गई, तो वहाँ उसने थोड़ा-सा अपने बढ़िया-बढ़िया कपड़े पहन के वो फ़ोटो-वोटो अपने इंस्टाग्राम पे डाल दिए। तो अब इस बुढ़ऊ से कोई ये पूछे कि भाई तुम क्या उसे स्टॉक कर रहे हो क्या? आप इंस्टाग्राम पे जा-जा के उसकी तस्वीरें देख रहे हो? फैशन शो, वहाँ तो वो अवार्ड लेने के लिए साड़ी पहन के गई। तो आपके कहने की मंशा क्या है? और भाई आप ये बताओ कि ये औसत दर्जे का बता रहे हैं। भई बहुत से लोग होते हैं जो औसत दर्जे के होते हैं, फिर भी बढ़िया काम कर जाते हैं। मुझे तो याद नहीं पड़ता कि विनोद शर्मा ने कोई ऐसा ऐतिहासिक आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा हो कि इससे सरकार हिल गई हो। और ये बैठ के छोटे-छोटे यूट्यूब चैनल पे सत्य हिंदी और अजीत अंजुम वगैरह इनके चैनल पे बैठ के तो ये ज्ञान देता है। और आप इसके इसके बयान अगर पुराने देख लें तो ये कांग्रेस प्रवक्ता है एक तरह से ये। राहुल गांधी इनकी नज़र में राहुल गांधी जो है वो देश का भविष्य है। हुँ। और ये उस लॉबी से आते हैं, ये अशोक वान खेड़े जैसे लोग, कि ये अभी लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो उस समय कह रहे थे कि जो दलित सांसद है परिणीति शिंदे, सुशील शिंदे की लड़की महाराष्ट्र से, उसके हुँ। साथ राहुल गांधी को शादी कर लेनी चाहिए, एक राहुल गांधी सामाजिक मैसेज देना चाहिए। तो इस तरह से जो बैटिंग करते हैं ये राहुल गांधी के समर्थन में और उसको हीरो बनाने की जो कोशिश करते हैं, इन्हें एक एक महिला एंकर पे इस तरह की टिप्पणी जो है वो शोभा नहीं देती। तो मैंने अपने उस वीडियो में यही सब सवाल जो आपसे बात कर रहा हूँ, यही सब उठाए थे कि भई आप ये बताओ ना कि उसे तो आपने औसत दर्जे की बता दिया। लेकिन आपने कौन-सा तीर मारा है? आपकी उपलब्धि क्या है? चलो रवीश कुमार तो फिर भी ये है कि उसे कुछ लाख लोग सुनते हैं, रोज़ उसका वीडियो आता है और बढ़िया चलता है। आपके पास तो अपना कुछ भी नहीं है। अभी ये रिटायरमेंट हुए और एक्सटेंशन पे थे 2-3 साल के, उसके बाद इन्हें हटा दिया हिंदुस्तान टाइम्स से क्योंकि ये कांग्रेस का वो करने पर लगे चापलूसी पूरी चैनलों पे जा-जा के, कभी न्यूज़ 24 पे, कभी कहीं पे। तो इन्होंने अपना अपना क्या बनाया है? अपना तो कुछ इनका आधार है नहीं। अगर इनके पास कोई अपना फैन फॉलोइंग थी या कोई सोच थी तो उस पे बनाते जाते। ट्वीट करते हैं, ये ईद वाले दिन ट्वीट मैंने इनका पढ़ा, कह रहे हैं कि बताइए साहब, आज ईद का दिन है और आज किसी ने मुझे दावत पे नहीं बुलाया। अच्छा। हाँ, आप ये सोचो मतलब कौन-सी अपनी ईद थी? बेइज्जती खुद करवा रहा है। कौन-सी ईद थी? मीठी ईद या कि हाँ, वो? मीठी ईद पे, मीठी ईद अच्छा, पे। अच्छा। तो ये चक्कर में बकरा-वकरा नहीं होंगे खाए कि जाते कहीं क्या बकरीद मुर्गे-वुर्गे पे? की दावत मिल जाए, तो उसमें रहे होंगे चक्कर में, हर साल जाते होंगे। और देखिए साहब, यहाँ दिल्ली में तो ऐसा चलता है, नेता लोग भी उगते सूरज को सलाम करते हैं। जब उन्होंने देखा कि यार ये हिंदुस्तान टाइम्स के एक्स एडिटर हो गए, पॉलिटिकल एडिटर थे वहाँ पे, कई साल रहे, तो एक्स हो हुँ। गए, उन्होंने नहीं बुलाया। उन्होंने जो वर्तमान लोग होंगे उन्हें बुलाया होगा। तो ये तो उगते सूरज को सलाम है। आप खुलेआम कह रहे हो कि भाई मुझे ईद पे दावत नहीं बुलाया। मैंने उस समय भी इनके बारे में टिप्पणी की थी, ट्वीट वगैरह किए थे कि भाई शर्म की बात है। ये इतने साल से आप कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहे हैं और आपको एक किसी मुल्ला जी ने जो है आपको मुर्गे की दावत पे नहीं बुलाया, तो शर्म से डूब मरने की बात है आपके लिए। तो ऐसे लोग हैं सर ये। कुंठाएँ इनकी सामने आती रहती हैं, फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। हाँ, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत जी बिज़ी हैं, राहुल गांधी को डिफेंड करने में लोगों ने राहुल गांधी की पिक्चर चला दी, लगा-लगा के। सुप्रिया सैनिटरी सिंह पैड कांड, सैनिटरी पैड कांड हो गया पूरा। ये क्या सोच है, पता नहीं इसमें क्या करना चाहते हैं ये सब। राहुल गांधी की तस्वीर लगाने का कोई लॉजिक समझ में नहीं आया। ये आइडिया तो कभी मोदी जी को भी नहीं आया। इन्हें कहाँ से आ गया? वरना मोदी जी बता रहे सबसे हैं कि आगे साहब रहते हैं इन चीजों में। मोदी जी का चूँकि वो जो आपका वो कोविड वाला सर्टिफ़िकेट मिलता था ना, उसपे मोदी जी का फ़ोटो हुआ करता था। तो हाँ। उसी तर्ज पे इन्होंने कहा कि भाई अगर कोविड सर्टिफ़िकेट पे फ़ोटो हो सकता है, तो फिर हम सैनिटरी पैड बाँट देते हैं। अब हम्म। लोगों ने उसका जो वो बना-बना के कुछ और ही कांड कर दिया। वो तो मजाक वाला है, हास्यास्पद है। आप बँटवाओ ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन ये तस्वीर छपवाना और ये सब वाहियात चीज़ें हैं। इस तरह की इनसे क्या हासिल होता है? इनसे कोई पर्पज़ सोल्व थोड़ी होता है। राहुल गांधी है कहाँ ये पता नहीं लग रहा सर, कहीं पब्लिक अपीयरेंस नहीं हो रहा। अब तो सुनने में आ रहा है कि कल शायद बिहार में जा रहा है, 9 तारीख को। हुँ, हुँ। तो राहुल गांधी के तो साहब आजकल 2-4 दिन से दिखा नहीं।
ये देख हाँ, रहा मैं हूँ यही क्या तो कह रहा हाँ, हूँ कि राहुल गांधी है, कहाँ गायब है बिल्कुल। अब ये प्रोग्राम आया है कि 9 तारीख से जो है वहाँ बिहार में जा रहे हैं, 9 जुलाई को। वो अब आनंद आएगा साहब, अब हुँ, आनंद आएगा क्योंकि बिहार में तो मामला काफ़ी हीट अप हो रहा है और हुँ, वहाँ पे मुझे लगता है कि आरजेडी के प्रभाव में क्राइम भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है और हाँ। आजकल हमारे प्रशांत किशोर भी बड़े एक्टिव हो रहे हैं। ये आपको इसमें क्या लगता है? इसमें क्या लग रहा है सर आपको, ये जो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं सारे विपक्ष वाले बिहार के वोटर लिस्ट को लेके, जो एसआईआर वाले को लेके? टाइम वाइम और मिल जाएगा और वैसे टाइम तो कम ही दिया था इन्होंने। हुँ, अगर आप 25 दिन में है तो होता नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन भी होता है तो 2-3 महीने तो लगते हैं। हुँ। जल्दबाजी में हुआ। समय समय का इसमें गड़बड़ हो गया, टाइमिंग थोड़ा पहले होना चाहिए था। टाइम टाइम का नहीं जल्दबाजी क्यों? अभी तो बहुत टाइम है साहब। इलेक्शन तो नवंबर अक्टूबर से शुरू होंगे। हाँ, तो अक्टूबर 2 में बहुत 2-3 महीने तो बचेंगे, इसमें कर लेंगे ये। कर लेंगे तो कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। अब वो उसमें ये हुआ कि वो चूँकि आधार के ऊपर बहुत डाउट हो रहा था तो उन्होंने कहा आधार नहीं, बाकी 11 और जो है वो दिखाओ। हुँ, तो वो वाली कंट्रोवर्सी है। एक दूसरी ये है कि साहब कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जो हैं वो बाहर काम करते हैं। इसीलिए आप हुँ, देखते हैं हुँ, ना वहाँ का जो है वो पोलिंग परसेंटेज बहुत लो रहता है हमेशा। हुँ, बिहार का हुँ। सबसे लो रहता है हमा क्योंकि वहाँ का हमारे यहाँ तमाम दिल्ली में माइग्रेशन बढ़ पत्रकार जाता है। मित्र हैं जो बिहारी, झा साहब हैं, कई मित्र हैं हमारे, उन्होंने हुँ, सबकी वोट अपनी उनकी दिल्ली वहीं बनी हुई है। यहाँ पे दिल्ली में वोट ही नहीं बनवाए उन्होंने, वो बिहार ही जाते हैं डालने के लिए वोट। बहुत लोग हैं ऐसे कि जिन्होंने वोट अपनी वहाँ से चेंज नहीं कराई। इसमें होना चाहिए, अगर रेगुलर वोट वहाँ पे नहीं है, तो वो तो कम होनी चाहिए, बनना चाहिए उसमें हिसाब-किताब, और जो फालतू-वालतू के बनवाए हुए वो भी हटने चाहिए। बात तो सही है। वैसे तो नॉर्मल नियम ये है कि साहब कि आप जहाँ रहते हैं नॉर्मली वहीं पे हुँ, आपका वोट होना चाहिए। हाँ। लेकिन बिहार में लोगों का बहुत शौक है कि साहब कि वो वहीं पे वोट डालें। हुँ। तो ये बड़ी नहीं, तो विचित्र इसमें समस्या। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट ने 10 तारीख की डेट लगाई है ना। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है वो इसमें? क्या करेगी? पूछेगी भई क्या कर सकते हो? वो कुछ हुँ। एक्सप्लेनेशन देंगे। वो कहेंगे कि चुनाव साहब आयोग हम से टाइम पूछेंगे। टाइम बढ़ा देते हैं। वो कहेंगे ठीक है साहब टाइम बढ़ा दो। हुँ, हुँ। ये तो कह नहीं सकते कि रिविज़न मत करो। रिविज़न तो पार्ट एंड पार्सल है हुँ, हुँ। इलेक्शन प्रक्रिया का। कि जो तेजस्वी नए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हल्ला-गुल्ला मचा रहा था बहुत, तेजस्वी वो यादव। तो तेजस्वी तो सीख गया है ना। हुँ, उसको तो कन्हैया कुमार से आजकल डर है। तो हुँ। कन्हैया कुमार कहीं लाइमलाइट नहीं ले जाए। नहीं, कन्हैया कुमार से भी डर है वो। दीनू ओवैसी ने कहा, भई मुझे भी महागठबंधन में शामिल कर लो। ये भी तो कहा उसने। बाकायदा वो हुँ, उनका जो वो प्रदेश अध्यक्ष है, कौन है वो, ईमान, उसने जो है जाके वहाँ चिट्ठी लिखी है लालू प्रसाद यादव को कि भैया हमें महागठबंधन में शामिल कर लो, 50 सीट दे दो हमें। हुँ, 50 सीट माँग ली इनसे। कि फिर ये मत कहना कि वो मम्मी मेरी चॉकलेट को ही ले गया, वो असदुद्दीन ओवैसी का वही तो बयान आया इस पे, कि फिर बाद में कहोगे मम्मी फलाना आदमी मेरी चॉकलेट ले गया, जब हार जाओगे आप सब लोग, अभी मेरी सुन नहीं रहे हो, फिर कहोगे कि वोट काट दी बीजेपी की बी टीम है, फिर ये कहोगे अभी मुझे गठबंधन में ले नहीं रहे हो। उसने बड़ी अजीब फजीहत कराई है इनकी। हुँ। अच्छा आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हीरो है कौन सर? भीम आर्मी चीफ। तो आजकल उसकी बड़ी चर्चा हो रही है और हमारे एक वो स्वामी आनंद स्वरूप जी हैं वो लेके खड़े हो गए उसके खिलाफ परचम उठा के और जहाँ वो जाता है वहाँ वो जाके और उन्होंने जो है वो संविधान निर्माता बी.एन. राव का भी उन्होंने वो चला रखा है कि भाई संविधान निर्माता तो बी.एन. राव थे और ना कि डॉक्टर अंबेडकर, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने खुद ने कहा है कि मैं नहीं हूँ इसका संविधान निर्माता। तो ज़बरदस्ती आप जो है वो डॉक्टर अंबेडकर को चढ़ा रहे हो, तो बी.एन. राव को संविधान निर्माता कहा जाए। जहाँ-जहाँ ये जाता है नाटक करता है, वहाँ वो भी पहुँच जाते हैं। और ये जो असल में है
तो असल में भीम क्या है आर्मी कि वाला हाँ, ये जो इसका जो पूरा जो बीजेपी ने जो इसको लोग कहते हैं कि साहब की सेंट्रल गवर्नमेंट की शय है इसको, हुँ। ये आपको लगता है कि कहीं इससे कोई फायदा हो रहा है कि ये उल्टी नहीं, पड़ मुझे रही तो बात लगता सारी? नहीं। मुझे इससे कोई नहीं लगता कि इससे कोई फ़ायदा हो रहा है। इससे को क्या फ़ायदा हो रहा है बताइए आप? मेरा तो मानना है कि नुकसान है कई जगह। अभी यहाँ पे उपचुनाव हुआ था 2 साल पहले हुँ, उसमें खतौली सीट पे जो हुँ, जब ये जयंत अलग था, वहाँ आरएलडी जीत गई थी और इसी की वजह से जीती थी। बीजेपी वो सीट हारी थी। फ़ायदा कुछ नहीं है ये तो रहता उन्हीं लोगों के साथ है जो बीजेपी के खिलाफ है। और ये जो मामला हुआ अभी ये प्रयागराज वहाँ गया था कहीं वो किसी पीड़ित से मिलने, वो रेप वाला मामला हुआ था जहाँ। उस हुँ, समय तो मेरा मानना है कि इसके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए थी। ये गेस्ट हाउस में अंदर था, इसे वहाँ पे डिटेन किया हुआ था पुलिस वालों ने और बाहर पुलिस की गाड़ियाँ तोड़ी जा रही थी सड़कों पे। तो उस समय इसके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए थी जब वो बेचारा अल्लू अर्जुन फ़िल्म देखने चला गया, उसी बात पे भगदड़ होगी, उसे एक रात लॉकअप में गुज़ारनी पड़ी। तो फिर ये इनको कैसे छोड़ देते हैं साहब ये? और इसकी तो शुरुआत इसी से हुई थी, एनएस से लगी थी, 6 महीने जेल में रहा था। जब वो सहारनपुर में हिंसा हुई थी वहाँ दलितों के गाँव में, पथराव हुआ था, वो तो कई साल पुरानी बात होगी। तो वहीं से तो शुरुआत हुई थी। तो इसे तो सोशल मीडिया और वो इसका तो वो एक लव अफेयर वाला मामला बड़ा चल रहा है कि वो विदेश में कोई रहती है लड़की, वो रोज़ वीडियो डालती है इसके हाँ, खिलाफ। वो घावरी क्या नाम है उसका? कावरी, हाँ, वो रोज़ वीडियो डालती है। कि भाई ये इसने ऐसे किया मेरे साथ धोखा किया ये चीटर है और ये फ्रॉड है नंबर 1 का ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। तो इसमें बीजेपी इसे क्यों सपोर्ट करेगी? बीजेपी को क्या फ़ायदा है? मुझे तो समझ में नहीं आता इसमें। और ये बीजेपी यहाँ पे अगर सपोर्ट करेगी तो यहाँ तो योगी जी करेंगे ना सपोर्ट। योगी जी ऐसे आदमी के साथ कैसे खड़े हो जाएँगे? ये तो समझ में ये नहीं आ रहा। लेकिन ये है कि इसमें कुछ एक्शन इसके खिलाफ होना चाहिए था। मेरा तो मानना है कि इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी इतनी बड़ी मतलब ये योगी जी के कार्यकाल में मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि साहब पुलिस की गाड़ियां जो है वो महिंद्रा की जो जीप है वो सारी पलट दी और तोड़ फोड़ कर दी शीशे तोड़ दिए ये तो अराजकता है साहब आप इस तरह से आप न्यूसेंस वैल्यू जो है उसको आप एक तरह से प्रमोट कर रहे हैं आप उसे रोकने के बजाय इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था गिरफ्तारियां होनी चाहिए थी इन सब लोगों की 4-5 लोगों को गिरफ्तार करने से क्या होता है वे तो लड़के हैं 100-200 रुपए पैसे लेके उन्हें भीड़ इकट्ठी कर लो। लेकिन जो असली आदमी है, जिसके शय पे ये हो रहा है, जिसकी वजह से ये हो रहा है, आरोपी तो उसे बनाया जाना चाहिए उस मामले में, उसे छोड़ दिया बिल्कुल इन्होंने। और ये तो खतरा केवल मायावती के लिए है साहब, और किसी के लिए नहीं है। मायावती परेशान है बस इससे और कोई परेशान नहीं। मुझे नहीं लगता इससे कोई अब परेशान मायावती ज़मीन पे तो उतरती ही नहीं है, है। वो उतरती उसको नहीं पता नहीं है। कितने साल हो गए उनको ज़मीन पे उतरे हुए। हुँ, खाली अपने कमरे में बैठे-बैठे राजनीति करेंगे तो युवा वर्ग कब तक जुड़ेगा उनसे? बिल्कुल, बिल्कुल। वो अपनी पार्टी को लेके कुछ नहीं कर पा रही है, अपना वो भतीजा है, कभी उसे बटा देती है, कभी हटा देती है, कभी बना देती है, कभी हटा देती है। उसके साथ जुड़ने लगे थे लोग युवा आकाश आनंद के साथ। काफ़ी हुँ, युवाओं में लोकप्रियता थी उसकी। अगर उसे ढंग से लेके चलती 2022 के चुनाव से चल रहा है मामला उसे सामने लाने का। 5 साल होने वाले हैं धीरे-धीरे, 4-5 साल होने वाले। तो उसे आगे बढ़ाना चाहिए था, चुनाव लड़ाना चाहिए था। लाओ, इसके सामने ही चुनाव लड़ाती, चंद्रशेखर के सामने ही, आकाश को कि लड़ो जाओ चुनाव। सुरक्षित सीट थी नगीना वाली, जहाँ से जीतता है। इसके सामने चुनाव लड़ाती। तो कुछ करोगे आप तभी तो आपके साथ रहेंगे, नहीं तो देखिए क्या है कि जो दलित वोटर है, वो तो मसीहा देखता है कि हुँ। साहब ये आदमी हमारा काम करा सकता है, ये हमारे लिए कुछ फ़ायदे में हमारे लिए कुछ फ़ायदा करा सकता है। और अभी जो है, अभी इस तरह की परफ़ॉर्मेंस मायावती के मुख्यमंत्री बनने के कोई चांस नहीं, दूर-दूर तक भी। और उन्हें पता है कि जितनी भी ये वेलफेयर स्कीम है, बीजेपी वालों ने ठीक-ठाक चला रखी है, तो दलित वोटर तो इतने से में भी खुश है, कि अगर उसका काम इससे चल रहा है तो। चंद्रशेखर आज़ाद है, एकमात्र सांसद है, वो कुछ करने वाला नहीं है, उसकी नगीना से बाहर वो कुछ कर नहीं सकता। तो दलित वोटर तो मसीहा ढूँढता है अपना कि भई मुझे फ़ायदा कहाँ हो रहा है, क्या करे बेचारा? तो वो खाली वो सवर्णों को गाली देने में बिज़ी रहता है और कहीं पे बस अगर कोई मुस्लिम जो है वो कहीं कोई दलित की हत्या कर देता है तो बोलता नहीं है। बोलता नहीं है। वहाँ वो हुआ तो था मामला अयोध्या में, उसमें कहाँ बोल रहा है ये? हाँ, रेप अरे वाला लड़की अयोध्या के मामला साथ। उसके बाद 20 मामले और हो चुके हैं, उसमें बिल्कुल चुप हाँ, लगा रह जाता है। सबसे ये पहले पहले पता करता है कि कहीं साहब जो वो
जो आरोपी है वो मुस्लिम तो नहीं है, अगर पता चला मुस्लिम है तो बिल्कुल चुप खींच जाता, बिल्कुल एक शब्द नहीं बोलता, चाहे बिल्कुल कितना सही बात। अत्याचार हुआ हो दलितों पे। दरअसल क्या है सर, ये दलित के जितने भी नेता है, मायावती ने भी इसी 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 वजह से अपनी जो बेस है अपना खत्म किया। मायावती पिछले 20 साल में यही कोशिश करती रही कि दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन बने, और वो बना नहीं। वो तभी बनता था कॉम्बिनेशन जब कैंडिडेट मुस्लिम हो, तो मुस्लिम कैंडिडेट को दलित तो वोट दे देता था, लेकिन दलित कैंडिडेट को मुसलमान वोट नहीं देता। तो सारे आप देखो ना, ये शाहिद अखलाक, शाहिद मंजूर, मुनकाद अली, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, ये जितने भी कहने के लिए सो कॉल्ड जो बड़े बड़े कद्दावर नेता मायावती ने खड़े किए, ये सब दलित वोटों के बल पे ही तो खड़े हुए हैं। तो ये आज की और इनमें से कितने आज मायावती के साथ हैं? सब भाग गए इधर उधर, कोई भी नहीं साथ है। कोई आरएलडी में चला गया, कोई कांग्रेस में चला गया, सब ऐसे ही चले गए, दाएं बाएं हो गए, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लॉइट किया परिस्थितियों को कि वोट मिल रहा था मायावती के नाम पे, मुसलमान भी साथ आ जा रहा था और दलित ही डेडली कॉम्बिनेशन बन रहा था मेरठ में। और ये सारी सीटें जीतते नहीं थे उस समय, वो शाहिद अखलाक वगैरह सब लगातार जीतते देखिए रहे ये सब। कि मुसलमान की नीयत जो है वो जब से उसने नेगेटिव पॉलिटिक्स करना शुरू किया है, तब से वो केवल वोट बैंक रह गया है। वो अपनी बात तो कोई करवा नहीं सकता। उसको तो हाँ ये देखना है कि साहब हमें बीजेपी को हराना है। बस। और बीजेपी के हराने के लिए वो देखता है कि भाई कौन-सी ऐसी पार्टी है जिसको अगर हम वोट दें, तो उसके हाँ पास अपना खुद का इतना थोक होना चाहिए कि वो बीजेपी हाँ को हरा दे। बस। तो उसमें बीएसपी बिल्कुल सेट बैठती थी। हाँ बीच में बीएसपी जो है वो चूँकि उसने उल्टे-पुल्टे दाँव खेले, और दूसरी बात ये है कि बीएसपी ने एक काम और भी किया था जब मायावती की सरकार थी, तो उन्होंने गुंडागर्दी नहीं होने दी थी, आपको ध्यान होगा। हाँ और गुंडागर्दी से हमारे जो मुस्लिम क़ियादत है, वो उसका बहुत नज़दीक का वास्ता है। वो हाँ गुंडागर्दी नहीं हो, दंगे नहीं हो, ये सब काम नहीं हो, तो फिर कैसे काम चलेगा? और क्या, ये जो अभी वहां इसलिए महाराष्ट्र में मामला हुआ है ना, वो कल राहिल शेख वाला, वो जो यूट्यूबर, वो सोशल मीडिया वाली वो लड़की, किसी गाड़ी को ठोक दिया उसने, वो एमएनएस वाला कार्यकर्ता जावेद शेख का हुँ, लड़का। ये हाँ, काम यूपी में खुलेआम होते थे, खुलेआम उस समय। और यही यही लोग ये चाहते थे। तो लड़के जो है हाथ पे कलावे बांध के घूमते थे सारे मंदिरों में। मेरठ में ओगड़नाथ मंदिर है, वहां पे एक बार जो है पुलिस ने रेड करी थी, दर्जनों लड़के पकड़े गए थे। सबको सबके नाम पते मालूम करते, पता लगा सारे मुसलमान है, हाथ में कलावे बांध बांध के वहां घूमते थे ओगड़नाथ मंदिर पे, जहां जल चढ़ता है कावड़ के समय में। तो ये तो यही यही तो चलता रहा था इनके समय में। आपने बात सही कही, मायावती के टाइम में ये बंद हो गई थी इनकी, ये जो रंगदारी थी। लेकिन मायावती के टाइम में सर इनके बिजनेस बहुत फले फूले। जैसे मीट का बिजनेस था, जो एक्सपोर्ट करते हैं खास इन इन कामों में खूब, क्योंकि मायावती को भी पैसा चाहिए था और ये पैसा खूब देते थे पार्टी फंड में। तो ये यहां से जो होता है ना, आप जब आपके पास प्रोस्पेरिटी आती है तो फिर आपका प्रभाव भी बढ़ जाता है अपने क्षेत्र में। आप लोगों के दो चार लोगों के काम भी करा देते हो, उनकी मदद भी कर देते हो, तो फिर वोटर आपके साथ जुड़ने लगता है। वो नेटवर्क ऐसे चल रहा था। ये कहानी है सारी की सारी। और ये देखो ना सर, ये तो आपने बताया ना, चंद्रशेखर आजाद को छोड़ दो ना, ये राज ठाकरे तो कितना बड़ा नेता है। ये सारा हिंदुओं को ही तो पिटवा रहा है वहां। वो तो सही कह रहा है नीतीश राणे कि भाई तुम किसी टोपी वाले को पीट के दिखाओ ना। सही है। हाँ और बिल्कुल सही राज कहा उसने। ठाकरे इतने बड़े नेता हैं, हाँ उनके पास एक भी विधानसभा सीट नहीं। हुँ, हाँ, ए कोई एक भी सांसद नहीं बना आज तक। एक भी सांसद नहीं, एक भी कॉर्पोरेटर नहीं, हाँ एक भी पंचायत सदस्य नहीं, और और नेता क्या, बहुत बड़े। नेता बहुत बड़े। तो बहुत बड़े नेता ये ऐसे ही तो हैं सर। ये बहुत बड़े नेता सिर्फ न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए हैं, कि किसी ने कुछ बोल दिया उसके दफ्तर को फोड़ दो। कोई बदतमीजी, कोई सड़क पे गाड़ी लेकर जा रहा है, उसी गाड़ी को ठोक दो। ये चिंदी चोरी वाला जो काम है ना, वही सब राज ठाकरे एंड ब्रदर्स वहां पे जो है ये सब लोग करते हैं। और देखिए, मुझे तो आश्चर्य हुआ कि ये जो राज ठाकरे यूं कहता था कि साहब मुसलमानों की नमाज की वॉल्यूम आवाज नहीं, लाउड स्पीकर की ज्यादा होने दूंगा, एक एक मस्जिद के बाहर धरना करेंगे, उसके नेता, मुस्लिम नेता, लड़कियों को धमका रहे हैं सड़कों पे उतर के, उनके बेटे और वो सब।
मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसा हिंदूवादी था। ये सब अपनी आइडियोलॉजी से जैसे भटके हैं ना, ये बर्बादी की तरफ हैं। तो जो इनका हिंदुत्व वाला था, उसमें जैसे ही ये सॉफ्ट हुए हैं, इनका सब वोटर खत्म है सर। सब भाग जाएंगे, लोग समझ जाएंगे कि ये तो बेकार हो गए। भाग ही गए, एक नाथ शिंदे हाँ, के पास सब चले गए ना। सब एक नाथ शिंदे के पास चले गए। विधानसभा, लोकसभा दोनों जगह स्ट्राइक रेट नंबर 1 पे एक नाथ शिंदे का रहा। अब आप ये देखिए कि चुनाव के बाद में, विधानसभा चुनाव के बाद में उद्धव ठाकरे ने भरपूर कोशिश कर ली कि वो वापस एनडीए में आ जाए। हाँ, खूब तो कोशिश उस की समय उसने। अमित शाह ने क्या किया उन्होंने कहा कि ऐसा करो, हम ले लेंगे तुमको, लेकिन तुम एक नाथ शिंदे से एनओसी लेके आओ। या एक नाथ लेकिन आप शिंदे में इसकी बेशर्मी, मर्ज हो जाओ, एक नाथ शिंदे में मर्ज हो जाओ। हाँ, नहीं अब मर्द हो जाओ या एनओसी लेके आओ। तो आपको विश्वास नहीं होगा कि ये इतना बेशर्म है कि ये वास्तव में एक नाथ शिंदे से इसने बातचीत की एनओसी के लिए। अच्छा। मतलब सत्ता के अलावा इसका कोई धर्म नहीं है ये। कोई धर्म नहीं है इसका, है ये बिकाऊ माल है पूरी तरह से। सत्ता के लिए कोई भी इसको कैसे भी खरीद सकता है। अभी तो ये इनकी जो नौटंकी चल रही है, वो सब वो बीएमसी के चुनाव के लिए साहब। 80,000 करोड़ का बजट है, बीएमसी के उसी के लिए। चुनाव के पहले का जो मैं बताया तो आपको कि भाई इनको कहा था कि एनओसी ले आओ, ले लेंगे तुमको। तो ये एनओसी नहीं दी एक नाथ शिंदे ने। इस मामले में मैं तारीफ करूंगा एक नाथ शिंदे की कि भाई ठीक किया तुमने, इस बीमारी को जो है वो वापस नहीं आने दिया। बिल्कुल सही। ये इनका मामला जो है वो इस तरह से चल रहा है। तो आपका क्या बिहार इलेक्शन का क्या आकलन है? बिहार का आकलन सर ठीक ही लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है इन्हें, एनडीए वालों को। मैं तो 2-3 सर्वे भी पढ़े हैं, जो हम्म, ओपिनियन पोल वगैरह आते रहते हैं। 140 से 145, 147, 150 इतनी सीट दे रहे हैं लोग। चिराग पासवान के आ जाने से बड़ा मामला सॉर्टेड हो गया सर। चिराग पासवान जो पिछली बार अलग हुआ था, उसकी वजह से मामला गड़बड़ हुआ था। चिराग पासवान ने बहुत चीजों को बैलेंस कर दिया, तो चिराग पासवान को लोग लाइक नहीं करते हैं वहां पे। पिछली बार वाली बात नहीं रही। हम्म। पिछली बार तो ये बीजेपी का ही ड्रामा था वैसे तो। झटका दिया इन्होंने नीतीश को। झटके के चक्कर में सरकार जाते जाते बची। अब की बार जो है ना, बीजेपी वालों को थोड़ी सी चिराग पासवान को सीट ज्यादा दिलवानी चाहिए। फिर हाँ। देखिए आप समीकरण कितना बढ़िया निकलेगा। फिर जो है जेडीयू वेडीयू का मामला ही खत्म हो जाएगा आने वाले टाइम के लिए। फिर लालू और बीजेपी बस यही रह जाएंगे। ये तो अब लालू जी तो वैसे भी बहुत बीमार हैं बताते। नहीं, बीच में लालू जो में तो चला था वो, कि लालू खुद तो एक्टिव है ही नहीं। लालू तो फिलहाल जो है अपनी फैमिली मैटर्स को सेटल करने से ही नहीं वो उबर पा रहे हैं। अभी बता रहे, कुछ लोग बता रहे थे बिहार में कि साहब ये मीसा भारती जो है वो चाहती है कि उसे फ्री हैंड मिले, सारा कुछ तेजस्वी को दे दे रहे हैं ये। तेज प्रताप भी इसी वजह से भागा हुआ है, वो भी अलग हो रहा है। तो लालू जी के तो समस्या जो है सबसे बड़ी अपने परिवार को संभालने की है सबसे पहले। हाँ, बीच में तो ये हुआ था लालू जी अब गए तब गए। जी। तो आइए फिर आज की चर्चा को यहीं पे विराम जी देते जी। हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।